हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकांक्षा उपाध्याय। 2015 बैच डीएसपी एमपीपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आई हूँ एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। मैं आपको एमपी का जो लोकल जीके है वो कवर करवाऊंगी सारा का सारा। तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहने के लिए अनअकैडमी से जुड़े रहें और मुझे फॉलो करने के लिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि मैं जितनी भी आपकी हेल्प है एमपीपीएससी 2018 मेंस के लिए वो कर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आकांक्षा उपाध्याय, आपने मुझे इंट्रो तो ले ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एमपीपीएससी के लिए आपको मैं मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इतिहास जो है स्पेसिफिकली दिया हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति, उससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम एकदम स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीनतम भाग है ना। सबसे प्राचीनतम भाग है भारत का, ये माना जाता है। इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी माना जाता है। इसे हिमालय से भी अधिक पुराना माना जाता है ना। तो मध्य प्रदेश क्या है, भारत का प्राचीनतम भाग है। दूसरी बात आती है कि ये प्रागैतिहासिक काल है ना। प्रागैतिहासिक काल के भी यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, आप सब लोग जानते हैं। भोपाल, रायसेन, महेश्वर, आदमगढ़, ये सारी जगह जो है प्रागैतिहासिक काल के लिए ही फेमस है। भोपाल है, रायसेन है। रायसेन जिले में कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे भीमबेटका पाई जाती है? जल्दी से मुझे बताइए, रायसेन जिले की कौन सी जगह पे भीमबेटका की शैल चित्र मिलते हैं, भीमबेटका मिलती है? ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल फ्री नहीं रहने दूंगी। तो आपको याद रखने ये स्थान जैसे महेश्वर है, आदमगढ़ है, पचमढ़ी है, भीमबेटका के शैल चित्र है। तो जब आपको आएगा कि आपको मध्य प्रदेश का इतिहास लिखना है ना दोस्तों, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का प्राचीनतम भाग कहलाता है। और प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो आपको ये जगहों के नाम भी याद रखने हैं। महेश्वर, आदमगढ़, पचमढ़ी, भीमबेटका के शैलचित्र। भीमबेटका के शैलचित्र बहुत पुराने हैं दोस्तों। प्रोफेसर जो थे डॉक्टर वाकड़कर, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि ये इतना सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास में ही। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पाषाण काल और ताम्र काल के जो कुछ साक्ष्य हैं वह भी मिलते हैं। एक्चुअली काफ़ी पुराने साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं हमें। नर्मदा घाटी जो है 2000 ईसा पूर्व और कायथा, नवदा टोली, नागदा, एरन, महाजनपद काल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। नर्मदा घाटी जो है ना दोस्तों 2000 ईसा पूर्व के जो ये साक्ष्य हैं, इसे हड़प्पा के समकालीन और मेसोपोटामिया, जो हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं ना उसमें, और मेसोपोटामिया की संस्कृति, उसके समकालीन इसको माना जाता है। नर्मदा घाटी की जो सभ्यता है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसको पुराने समय के कुछ वैज्ञानिकों ने नार्मादोस भी कहा है। टॉलमी ने जो अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है ना उसमें नर्मदा का जिक्र है और उसे नार्मादोस कहा है ना। फिर बात आती है कि कहाँ पे मिलते हैं पाषाण और ताम्रकाल के अवशेष। तो ये कायथा है, नवदा टोली है, नागदा है, एरन है। कायथा उज्जैन के पास है, नवदा टोली महेश्वर के पास है, नागदा भी उज्जैन के पास है और जो एरन है वो सागर के पास में। एक बात और है दोस्तों, एरन में सबसे पहले सती प्रथा 525 या 535 ईसा पूर्व के आसपास सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। भानुगुप्त नाम का एक शासक था यहाँ पे, उस समय पे यहाँ पे सती प्रथा के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर यह भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिख सकते हैं। फिर बात आती है महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में भी मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है। चेदी आपने पढ़े होंगे दोस्तों, बौद्ध संत है अंगुत्तर निकाय, जिसके हिसाब से कितने जनपद हैं। यस, फिर से एक क्वेश्चन आ गया। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देती रहती हूँ सॉल्व करने के लिए, बट करना पड़ेगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग कितने जनपदों की बात कही गई है। तो उसमें से एक जो जनपद है चेदी, वो बुंदेलखंड के आसपास है ना, जिसकी राजधानी क्या थी? ये इसकी राजधानी तो मुझे याद नहीं आ रही है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी राजधानी क्या थी। पर ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया था और चेदी जो है वो बुंदेलखंड के आसपास का एरिया माना जाता था, जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। फिर अवंती, हम सभी जानते हैं अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती बहुत बड़ा महाजनपद था दोस्तों। तो ये दक्षिणी अवंती और उत्तरी अवंती में बटा हुआ था। तो उत्तरी अवंती जो थी उसकी राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेश्मती। यस, माहिष्मती। कुछ याद आया? ये स्माइली भी बन जाता है ना। तो आई थिंक आपको इतना चीज़ समझ में आ गई होगी कि पाषाण काल और ताम्रकाल जो है उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। नर्मदा घाटी है, उसके
आसपास 2000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। कायथा, नवदा, टोली, नागदा, एरन, ये सभी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। किस चीज़ के लिए? पाषाण काल के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर बात प्रागैतिहासिक काल की आती है, बहुत ज़्यादा पुरानी आती है, जब पाषाण काल भी नहीं था, तो भीमबेटका, रायसेन, महेश्वर, आदमगढ़ है। सबसे पहले जो पाषाण काल के प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ से ही मिलते हैं। और जब बात पाषाण काल, ताम्रकाल की आती है, तो दैट इज कायथा, नवदा, टोली, नागदा, एरन और नर्मदा की घाटी, बहुत पुरानी है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे प्रमुख वंश की बात आती है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से वंशों ने शासन किया है? तो दोस्तों शासन का तो कुछ बहुत पुराने साक्ष्य नहीं है, किंतु यह बात यहाँ पे है कि मौर्य जो है, मौर्यों का जो संबंध था वो मध्य प्रदेश से था। एक किंवदंती और एक ग्रंथ के अनुसार यहाँ पे एक विदिशा नामक जगह है जहाँ की एक वणिक पुत्री थी जिनका विवाह मौर्य सम्राट अशोक के साथ हुआ था। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक जो थे उनको अवंतिका या उज्जैन कहा जाएगा, जिसको उसका अंगपाल भी उसका अंगपाल या एक और मुझे एक और शब्द याद नहीं आ रहा, वो भी नियुक्त किया गया था, है ना। और इसके अलावा सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। इसके अलावा व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती वगैरह से, एक्चुअली जब ये लोग थे ना मौर्य वगैरह, तो उनके समय में 4 प्रमुख राज्य थे, जिसमें से जो 4 प्रमुख मार्ग थे व्यापार करने के, जिसमें से एक तीसरा मार्ग था वो मध्य प्रदेश में होकर निकलता था, श्रावस्ती से जो जाता था वो वाला मार्ग। तो एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी था मौर्यों का यहाँ पे। अशोक के लघु शिलालेख जो हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। अशोक के लघु शिलालेख कहाँ कहाँ मिलते हैं? रूपनाथ में मिलते हैं। रूपनाथ कहाँ है? जबलपुर के सिहोरा जिले के पास में। तो अशोक के लघु शिलालेख रूपनाथ में मिलते हैं। गुर्जरा जो कि दतिया के पास है उसमें मिलते हैं। सालो मारो में मिलते हैं जो कि शहडोल में है। एक्चुअली ये सालो नहीं था, सॉरी मैं गाली नहीं देना चाहती थी, इट वॉज सारो मारो, ठीक है, ये ऑटो करेक्ट हो गया है शायद इसलिए ऐसा आ गया है। इट वॉज सारो मारो, है ना, ये सारो मारो है। सारो मारो शहडोल के पास है। शुंग में और पुष्यमित्र, शुंग वंश के भी यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र शुंग, उसने कहते हैं कि जो सांची स्तूप के बाहर की वेदिका या रेलिंग थी वो उसने बनवाई थी, है ना। तो ये सारे यहाँ पे जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं विभिन्न राजवंशों से संबंध होने के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंदेल वंश। चंदेल वंश काफी फेमस रहा है। मध्य प्रदेश में इसके काफी साक्ष्य मिलते हैं, काफी स्थान भी हैं। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो महोबा थी। तो आपको याद रखना है चंदेल वंश का शासक कौन था। यदि आपको ऐसा है कि हिस्ट्री में इसके राजवंशों के बारे में लिखिए तो आपको वंश का नाम पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि उसका संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी क्या थी। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट आपको होनी ही चाहिए। वो चंदेल वंश की हम बात कर रहे थे, इसका संस्थापक नन्नुक था, महोबा इसकी राजधानी थी और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो था वो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था, जिनमें प्रमुख धंगदेव चंदेल थे, है ना। एक्चुअली खजुराहो में क्या है ना दोस्तों, अलग अलग मंदिर, महावीर जी का मंदिर भी है, कदरिया महादेव भी है, 64 योगिनी भी है और अलग अलग मंदिरों का निर्माण अलग अलग शासकों ने करवाया है। तो वैसे आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में बता रही हूँ। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, खासकर धंगदेव चंदेल जो है उन्होंने करवाया था, काफी वीर शासक थे वो। उसके बाद बात आती है दोस्तों परमार वंश की। परमार वंश भी काफी फेमस है। इसके जो राजा थे वो सिमुक को, वैसे तो इसकी स्थापना किसी और ने की थी, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली उपेंद्र गुप्त है आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग इसे पता कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से स्थापित करने का और इसे मुक्त करने का जो श्रेय है वो श्रीमुख या श्रीगुप्त को जाता है ना, श्रीमुख या श्रीगुप्त को जाता है। राजा भोज एक बहुत बहुत प्रसिद्ध राजा थे, परमार वंश के थे। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राजा भोज का जो संबंध है वो कौन से राजवंश से था ना, तो परमार वंश से था। और राजा भोज की जो राजधानी थी वो धार थी, है ना दोस्तों। राजा भोज ने भोजताल बनाया था, भोजपाल जो राजा भोज के ही नाम पे था, बाद में आगे चल के भोपाल बन गया। इसके अलावा धार में सरस्वती जी का मंदिर है जो राजा भोज ने बनवाया था। इन्होंने किताबें भी लिखी थी, सम्रांगण सूत्राधार और विद्यादायिनी और एक दो और इनकी बुक्स हैं, वो भी आप पता करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राजा भोज के बारे में। बहुत विद्वान शासक थे राजा भोज और काफ़ी प्रसिद्ध राजा भी थे। इसके बाद बात आती है और
और वंशों की, तो कलचुरी वंश जो है त्रिपुरी में था। त्रिपुरी जो है वो जबलपुर के पास एक जगह है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कलचुरी वंश एक कोई वंश था, त्रिपुरी के पास है, त्रिपुरी जबलपुर के पास है। और एक चीज के लिए और त्रिपुरी फेमस है, 1939 में जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जीत गए थे, पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, वो अधिवेशन भी त्रिपुरी में ही हुआ था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ही जो हमारे सुभाष जी थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो त्रिपुरी दो चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एमपी में बहुत अधिक पूछा जाता है, बहुत इज्जत करते हैं त्रिपुरी के लोग, है ना। तो अभी आपको किस चीज़ के लिए याद रखना है, कलचुरी वंश के लिए। तो ऐसे आपको हिस्ट्री में आंसर लिखना है। इनकेस हिस्ट्री के बारे में आता है तो एक एक वंश, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। और एक बात दोस्तों, अगर आप मैप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये मेरी भी गलती है, मुझे यहाँ पे एक मैप की जरूर पिक लगाना था ताकि आपको उसके थ्रू भी समझा सके। तो थोड़ा सा आप मैप से भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से राजवंश का शासन था। उसके बाद बात आती है दोस्तों तोमर वंश। तोमर वंश भी एक इम्पॉर्टेंट वंश है एमपी के लिए, क्योंकि ये ग्वालियर में था, है ना। ग्वालियर में आप अभी भी चले जाओगे, बहुत सारे लोग आपको तोमर मिल जाएंगे। तो ऐसे याद ही रखिए कि तोमर वंश इज रिलेटेड टू ग्वालियर, क्योंकि आप ग्वालियर जाएंगे वहाँ बहुत सारे तोमर मिलेंगे। प्रसिद्ध जो राजा था वो सूरज सेन था। फिर बुंदेला वंश जो है वो ओरछा का है ना दोस्तों। बुंदेला वंश कहाँ का है, ओरछा का है। फिर बघेल वंश की बात आती है। रीवा जो है, रीवा के जो राजा है रामचंद्र। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में जाने से पहले किसके दरबार में थे, तो इसका आंसर यही है कि वह रीवा के राजा रामचंद्र जी के दरबार में थे। बुंदेला वंश जो है वो ओरछा उससे रिलेटेड है। वीर सिंह बुंदेला का नाम आपने सुना होगा। जहांगीर महल की स्थापना उन्होंने कराई थी और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के इशारे पर ही उन्होंने अबुल फजल की हत्या भी करवाई थी। तो बुंदेला वंश, बुंदेला काफ़ी फेमस है हमारे बुंदेलखंड से, है ना। और फिर बात आई बुंदेला के नाम पे ये बुंदेलखंड बना था बघेल वंश की, तो ये रीवा के राजा रामचंद्र हैं। रीवा और उसके आसपास का यह स्थान है। होलकर वंश आप सभी जानते हैं, इंदौर में होलकर कॉलेज भी है। मल्हार राव होलकर एक मराठा राजा थे, उन्होंने स्थापना की थी होलकर वंश की। लेकिन सबसे ज़्यादा इस राज्य को फेमस अगर किसी ने किया है तो वो अहिल्याबाई होलकर थी। बहुत अधिक समय तक पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने शासन की बागडोर को अपने हाथ में संभाल के रखा था। रानी अहिल्याबाई, है ना, महेश्वर इनकी राजधानी थी। तो होलकर वंश के ये दोनों सम्राट और सम्राज्ञी बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आपको इसे भी याद रखना है। ये लोग सब महाराष्ट्र से आए थे, होलकर, सिंधिया, है ना। तो मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे और अहिल्याबाई जो थी वो प्रसिद्ध शासिका थी इस वंश की। उसके बाद बात आती है सिंधिया वंश की। तो सिंधिया वंश जो है महाजी सिंधिया वंश के शासक थे। इन्होंने स्थापना करी थी ग्वालियर में सिंधिया वंश की। पहले ये लोग उज्जैन में थे, फिर ये लोग ग्वालियर चले गए। महाजी सिंधिया के बाद शिवाजी राव सिंधिया थे, उसके बाद माधव राव सिंधिया थे। अभी कौन से सिंधिया फेमस है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सिंधिया वंश जो है वो ग्वालियर और उज्जैन से संबंध रखता है। अभी भी ग्वालियर में महल है सिंधिया वंशजों का। तो ये हमारे कुछ प्रमुख राजवंश हैं, जैसे कि तोमर वंश हो गया, बुंदेल वंश हो गया, बघेल हो गया, होलकर हो गया, सिंधिया हो गया। इसमें सिंधिया वंश में फेमस महाजी सिंधिया हैं, इकरानोजी सिंधिया थे, जीवाजी राव सिंधिया थे। जीवाजी राव सिंधिया जो है वो मध्य प्रांत जब बना था 1948 में, तब इसके राजा भी नियुक्त किए गए थे, है ना। उस समय मतलब उसको आई थिंक वर्ड कुछ और बोलते हैं, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, तो मैं देख के बता दूंगी। बट वो उसके हेड जो थे वो नियुक्त किए गए थे। तो ये एमपी की हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से मैंने आपको बताना शुरू किया था। तो हमने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को देखा, इसके बाद हमने पाषाण ताम्र काल को देखा, महाजनपद काल को भी बीच में देखा, फिर हम प्रमुख राजवंशों पे आ गए। तो हमने लगभग सारे राजवंश जो हैं वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो हिस्ट्री में अगर आता है तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि मेंस में आपके पास समय बहुत कम होता है। आपको टू द पॉइंट लिखना है और आपको सिर्फ सार की बात लिखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप सार की बात थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, जांचने वाले को भी हेल्प होगी और आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको
वंश, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि वो किस एरिया में था। मैं अपने आपको कहा कि आप मैप बनाना देख लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा राजा कहाँ पे था, और उसका बारे में अगर कोई स्पेशल चीज़ है तो वो बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना मोर देन इनफ है ना दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।